बचपन में मैं सोचता था कि हम अपना गेहूं बिस्किट बनाने वाली कंपनी या फिर किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाके क्यों नहीं बेच सकते हैं। धीरे धीरे समय के साथ पता चला कि किसी फैक्ट्री तक अनाज को ले जाने में ट्रांसपोर्ट का इतना ज़्यादा खर्चा आता है कि फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो जाता है। लेकिन ये बात अधूरी है। इसके अलावा भी ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आपके मन में भी कभी ऐसे सवाल आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज आपको इस वीडियो में सारे जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए जवाब खोजते हैं नए फॉर्म एक्ट में। केंद्र सरकार ने 3 नए फॉर्म एक्ट बनाए हैं। उनमें से जो पहला एक्ट है उसका नाम है प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस। एक एक करके समझेंगे कि इस एक्ट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से किसान इतनी ठंड में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके लिए हम उसके टाइटल को ही 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला फार्मर्स प्रोड्यूस, दूसरा ट्रेड एंड कॉमर्स, तीसरा प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट है कि जो भी किसानों की फसल होती है उसके ट्रेड को, मतलब किसान उसे आसानी से बेच सकें और उनको उसका ठीक ठाक पैसा भी मिले, इसको प्रमोट किया जाए और फैसिलिटेट किया जाए, मतलब उसको आसान बनाया जाए। तो सबसे पहला जानते हैं फार्मर्स प्रोड्यूस के बारे में, मतलब कौन कौन सी फसलों पर यह कानून लागू होगा। इस एक्ट में 2 तरीकों की फसलों के बारे में बताया गया है। पहला है फार्मर्स प्रोड्यूस और दूसरा है शेड्यूल्ड फार्मर्स प्रोड्यूस। फार्मर्स प्रोड्यूस में जो भी चीज़ें आएंगी उन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और शेड्यूल्ड फार्मर्स प्रोड्यूस में वो फसलें आती हैं जिन्हें राज्य सरकार ने राज्य के कृषि कानून में बताया है। दूसरी बात करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स की। सबसे पहले देखते हैं कि किसानों के लिए इस कानून में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। फिर हम देखेंगे कि ट्रेडर्स के लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं। किसानों के लिए बनाए गए पुराने एपीएमसी कानून में किसान अपनी फसल की पहली बिक्री अपने राज्य के अंदर ही और अपने घर के पास की मंडी या फिर बाजार समिति में ही कर सकते थे। किसी थर्ड पार्टी को अपनी फसल वो नहीं बेच सकते थे। अब नए कानून की सबसे पहली बात यही है कि किसान अपनी फसल को अपने राज्य में या फिर किसी भी राज्य में बेच सकता है। इसके लिए एक्ट में बताया गया है कि किसान किसको और कौन कौन सी जगह अपनी फसल बेच सकता है। सबसे पहला ट्रेड एरिया है फार्म गेट, जहाँ पे किसान आसानी से अपनी फसल बेच सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि किसान फसल को खेत से काट कर तुरंत खेत के पास ही बेच सकता है। कोई ट्रेडर या कोई कंपनी जहाँ बहुत सारे खेत हों वहीं खेत के आसपास ही कोई भी फार्म गेट बना सकती है। दूसरा है किसी फैक्ट्री में। किसान किसी भी फैक्ट्री में अब अपना अनाज बेच सकता है, जबकि पुराने कानून के अनुसार किसान ऐसा नहीं कर सकता था। इसके अलावा किसान अपना अनाज किसी प्राइवेट गोदाम, किसी प्राइवेट अंडरग्राउंड रूम या फिर प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज या फिर किसी भी ऐसी जगह दे सकते हैं जहाँ पे उनको अपने अनाज का अच्छा खासा दाम मिल सकता है। किसानों के लिए दूसरी सबसे ज़रूरी बात यह है, और ये बात आप सभी लोगों को जाननी भी चाहिए, कि किसान अब अपनी फसल को ऑनलाइन भी बेच सकता है, और ऐसा होना बहुत ज़रूरी भी है। हमको कोई भी सामान ऑर्डर करना होता है तो हम अमेजोन से या फिर फ्लिपकार्ट से तुरंत ऑर्डर कर देते हैं, चाहे वह सामान किसी भी राज्य का हो, कोई भी व्यापारी हो, चाहे वो कपड़े का हो या इलेक्ट्रॉनिक्स का हो या फिर छोटी चीज़ें जैसे साबुन या शैम्पू हो। अगर हर छोटा बड़ा ट्रेडर अपना सामान ऑनलाइन बेच सकता है तो किसानों को भी ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी फसल को ऑनलाइन बेच सकें। अब देखते हैं कि ट्रेडर्स के लिए क्या क्या कानून बताए गए हैं। सबसे पहली बात यह है कि किसानों की तरह ट्रेडर भी किसान से फसल खरीद कर भारत के किसी भी राज्य में बेच सकते हैं। और दूसरी बात ट्रेडर के लिए ये बताई गई है कि जो भी व्यक्ति ट्रेड करेगा उसके पास इनकम टैक्स 1961 एक्ट के तहत एक पैन कार्ड होना चाहिए या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे केंद्र सरकार ने जारी किया हो। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि वो व्यक्ति इंडिविजुअल भी हो सकता है, मतलब यदि कोई व्यक्ति अकेला ही ट्रेड करना चाह रहा है और उसके पास पैन कार्ड है तो वह किसानों से ट्रेड कर सकता है। इस नियम का अपवाद ये है कि अगर किसानों का कोई संगठन है जैसे फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फिर एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये ऑर्गेनाइजेशंस इस नियम से बाहर हैं, मतलब वो बिना किसी पैन कार्ड के भी ट्रेड किसानों से कर सकते हैं। इसमें एक बात और जोड़ी गई है कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो ट्रेडर के इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन के लिए और किसानों को ट्रेडर द्वारा किए जाने वाले ऑनलाइन पेमेंट के लिए सिस्टम बना सकती है। आगे तीसरी बात ये बताई गई है कि ऐसी कोई भी संस्था जिसके पास पैन नंबर है या फिर केंद्र सरकार से अलॉटेड कोई डॉक्यूमेंट है
तो वह संस्था किसानों की फसल खरीदने या बेचने के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग या ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म लगा सकती है। और ऐसा प्लेटफॉर्म वो वहीं लगाएगी जहाँ से ट्रेड हो रहा होगा। मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म ट्रेड एरिया में ही लगाया जा सकता है। ये उसी तरह है जैसे आजकल जन सुविधा केंद्र होते हैं, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रोविजन के अनुसार कोई व्यक्ति अकेले ऐसा नहीं कर सकता है। कोई संस्था जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी ही ऐसा प्लेटफॉर्म लगा सकती है, या फिर किसानों का कोई भी संगठन हो जिसका कुछ और नाम हो वो भी ऐसा कर सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि जो भी संगठन ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएगा वही फेयर ट्रेड के नियम भी बनाएगा और जारी करेगा। जैसे कि फसल ऑनलाइन बेची जाएगी या ऑफलाइन बेची जाएगी, उसकी फ़ीस क्या होगी, इंटरनेट से जुड़ी टेक्निकल चीज़ों के नियम क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करवाना, फसल की क्वालिटी चेक करना, समय से किसानों को पेमेंट मिलना चाहिए, और जो भी नियम बनाए जाएं वो वहाँ की लोकल भाषा में ही बनाए जाएं ताकि किसानों को भी नियम समझ में आए और उनको जानकारी भी रहे नियमों की। अगर आप नियमों को ध्यान से देख रहे होंगे तो ट्रेडर के लिए बनाए गए हर प्रोविजन में या फिर किसी भी ऐसे प्रोविजन में जिसमें भ्रष्टाचार होने की संभावना ज़्यादा है, उसमें केंद्र सरकार ने अपनी पावर बरकरार रखी है। इसलिए ऐसे हर प्रोविजन के नीचे केंद्र सरकार की पावर लिखी है कि वो उस प्रोविजन में दखल दे सकती है। ट्रेडर के लिए चौथी बात ये बताई गई है कि जो भी ट्रेडर किसानों से ट्रेड करेगा उसकी पेमेंट ट्रेडर उसी दिन करेगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्किंग डेज के भीतर पेमेंट हो जानी चाहिए। और अगर ज़रूरी होगा तो किसान को ट्रेडर एक रसीद भी देगा जिस पर अनाज की डिलीवरी की डेट लिखी होगी और पेमेंट की जानकारी भी लिखी होगी। केंद्र सरकार ने अपनी पावर बरकरार रखते हुए कहा है कि सरकार फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फिर एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी या किसानों के संगठन का जो भी नाम हो उनकी सहायता से पेमेंट का दूसरा तरीका भी अपना सकती है, जिसकी रसीद भी बायर द्वारा जारी की जाएगी। अब तीसरी बात देखते हैं कि सरकार ट्रेड को कैसे प्रमोट करेगी और कैसे फैसिलिटेट करेगी। इसके लिए 3 बातें बताई गई हैं। पहली है नो मार्केट फ़ी, दूसरा है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म और तीसरा है पेनल्टी। अब पहली बात देखते हैं कि नो मार्केट फ़ी का क्या मतलब होता है। किसी स्टेट एपीएमसी एक्ट या किसी अन्य स्टेट एक्ट के तहत कोई भी मार्केट फीस या सेस किसी भी किसान या व्यापारी या ऑनलाइन ट्रेडिंग या पेमेंट प्लेटफॉर्म पर नहीं लगाया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि राज्य सरकार ऐसे किसी भी व्यापार पर या व्यापारी पर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगा सकती है। राज्य सरकार भी चालाक होती है। वो क्या करती है कि जो शब्द सरकार ने लिखा है वो शब्द राज्य सरकार यूज ना करके कोई नया शब्द खोजकर टैक्स लगा देती है। तो सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसी नियम में केंद्र सरकार ने पहले से ही लिख दिया है कि टैक्स से मिलता जुलता कोई भी शब्द राज्य सरकार यूज करके किसी भी तरीके का टैक्स इस व्यापार पर नहीं लगा सकती है। फिर से केंद्र सरकार ने इसमें अपना दखल दिया है कि केंद्र सरकार फसल के मूल्य और मार्केट की जानकारी के लिए किसी भी केंद्र सरकार की संस्था को लगा सकती है या फिर इसी काम के लिए वो उस संस्था को भी लगा सकती है जो सारा ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम देखता है। किसान और ट्रेडर के बीच में विवाद होने पर किसान या फिर ट्रेडर कहाँ पर अपील कर सकते हैं और उस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब इस एक्ट के फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर फ़ायदे की बात करें तो किसान को सिर्फ एक ही ट्रेडर पर अपनी फसल बेचने के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वो कहीं भी जाके जहाँ पर उसको अपनी फसल का अच्छा दाम मिलता है कहीं पर भी जाके अपनी फसल बेच सकता है। इससे मार्केट में कंपटीशन बना रहेगा जिससे किसानों को ही फ़ायदा होगा। दूसरी सबसे ख़ास बात है ऑनलाइन ट्रेडिंग की। किसान अपनी फसल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी बेच सकते हैं जिससे छोटे किसानों को जिनके पास कम फसल होती है उन्हें भी अपनी फसल का अच्छा खासा दाम मिल जाएगा। तीसरी बात है खेती में ट्रेडिशनल फसलें जैसे गेहूं चावल के अलावा भी फल फूल और सब्जियों की भी खेती होने की संभावना बढ़ जाएगी और भावी नवयुवक किसानों के लिए अधिक से अधिक संभावनाएं होंगी। अगर इस एक्ट के नुकसान की बात करें तो सबसे पहली बात है एपीएमसी। दूसरे ट्रेडिंग एरियाज में अगर राज्य सरकार टैक्स नहीं ले पाएगी तो एपीएमसी में टैक्स लगने के कारण मंडियां महंगी हो जाएंगी। अन्य ट्रेडिंग एरियाज में मार्केट फीस सेस या टैक्स न लगने से किसान सामान अपना वहीं बेचेंगे। इस कारण से सरकारी मंडियों के धीरे धीरे ख़त्म होने का खतरा है।
और किसानों के प्रोटेस्ट का सबसे मेन रीज़न यही है। और भी कुछ सीरियस रीजंस हैं प्रोटेस्ट के, जिनके बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों के मन में किसानों के लिए या फिर सरकार के लिए जो भी आशंकाएं हैं उनको दूर किया जा सके। अगर आप एक्ट के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने एक्ट के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहां पर आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं।